हाय फ्रेंड्स, आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रोज एक आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक हम रोज अपलोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसकी बात करें तो भारत क्या है, अपनी समृद्धि और मसालों, वस्त्रों और अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं थी, इनके लिए प्राचीन काल से ही यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक गंतव्य रहा है। अर्थात जो यूरोपीय व्यापारी है, यहाँ पे इन चीजों के लिए जैसे वस्त्र है, मूल्यवान वस्तुएं हैं, मसाले और अपनी समृद्धि मतलब गोल्ड के लिए आते थे। 15वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं शताब्दी के अंत में समुद्री मार्गों की खोज के साथ यूरोपीय शक्तियों ने भारत की ओर रुख किया था और धीरे धीरे यहाँ क्या है, अपनी व्यापारिक और बाद में राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित कर लिया था। अब हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का एक निश्चित क्रम था, जिसने क्या किया, भविष्य की व्यापारिक और जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी, इसकी नींव रखी थी। तो बात करें सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों से कौन कौन आए थे। इसमें सबसे पहले आते हमारे पुर्तगाली। पुर्तगालियों की बात करें तो 1498 में हमारे पुर्तगाली भारत आए थे। ये भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। बात करें दूसरे नंबर पे डच, जो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे ब्रिटिश, जिन्हें अंग्रेज भी कहते हैं। तो 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज यात्री भारत आया था, जबकि हमारी कंपनी हमारे 1600 के अंदर स्थापित हुई थी। डेनिश की बात करें तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्वीडिश की बात करें तो 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जबकि भारत में इसका प्रभाव कम ही रहा था। अब हम बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में, जो हमारे 1498 ईस्वी में भारत आए थे। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करके एक नए युग की शुरुआत की थी। सबसे पहले आते हमारे वॉन वास्को डी गामा। तो हमारे 1498 में इनका आगमन होता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर है केप ऑफ गुड होप, जिसमें जिसे क्या है, हमारे बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। एक हमारा रास्ता था जिसको किसे, केप ऑफ गुड होप, ये हमारे दक्षिणी अफ्रीका के पास एक छोटी सी जगह है। तो इसकी खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और उसी के माध्यम से हमारे वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, केरल कहते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। अब हम बातें करते हैं, वो केरल आ चुके हैं वास्को डी गामा, तो उनका स्थानीय रूप से स्वागत किया जाता है। तो कालीगढ़ के उस समय के हिंदू शासक थे जैमोरिन, या फिर हमारे सामुद्री नाम था उनका, जैमोरिन कह सकते हो या सामुद्री कह सकते हो। उन्होंने इस वास्को डी गामा का गर्मजोशी से स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि वह एक नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक था। कौन? जैमोरिन। तो हमारे वास्को डी गामा का काफी अच्छा स्वागत किया जाता है, चित्र में आप देख सकते हैं। मार्गदर्शक की बात करें तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 90 दिन का समय लगा था, और उसे अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती व्यापारी था, उनके गाइड या मार्गदर्शन के रूप में सहायता मिली थी। नाम आप याद रखेंगे, अब्दुल मानिक, एक गुजराती व्यापारी था। फिर व्यापारिक लाभ की बात करें तो वास्को डी गामा ने भारत से मुख्य रूप से मसाले खरीदे, जिन्हें उसने क्या किया, यूरोप में 60 गुना अधिक मुनाफे पे बेचा था। और इस भारी मुनाफे ने अन्य जो यूरोपीय व्यापारी थे, इनको भारत की ओर आकर्षित किया था। बात करें वास्को डी गामा एक बार मुनाफा कमा लेता है और दोबारा से भारत आता है। तो दोबारा से आगमन की बात करें तो 1502 में दोबारा उनका भारत आगमन होता है। दूसरे पुर्तगाली यात्री की बात करें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये हमारे भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे, जो सन 1500 में भारत आते हैं। फिर बात करें एस्तादो दी इंडिया की, जो हमारे 1505 में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक और प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए क्या, व्यापारिक और प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया, एक पुर्तगाली भारत मतलब एस्तादो दी इंडिया नाम की एक कंपनी है, इसकी स्थापना की। कहाँ? भारत में। बात करें इनकी पहली फैक्ट्री की, तो 1503 के अंदर इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। तो पुर्तगाली ने 1503 में कोचीन मतलब केरल में अपनी पहली फैक्ट्री मत या फिर व्यापारिक चौकी की स्थापना की। बात करी है तो यह विदेशियों के द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री थी। फिर बात करें वास्को डी गामा का पद और उनके कब्र की, तो वास्को डी गामा को भारत में क्या है, बाद में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर भी बनाया गया था। उनकी कब्र कहाँ है? कोचीन में स्थित है, जबकि बाद में उसके अवशेष क्या पुर्तगाल ले जाए गए थे।
बात करें भारत में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय की। पहले हमारे गवर्नर या वायसराय की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहले गवर्नर थे 1505 से 1509 तक। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर या फिर वायसराय बनाया गया था। उसने क्या किया? उसने नीले समुद्र की नीति का पालन किया था, मतलब ब्लू सी पॉलिसी। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था हमारे हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसैनिक का जो वर्चस्व है वो स्थापित करना। ये हमारे क्या था? नीले समुद्र की नीति। अगले हमारे गवर्नर जनरल आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये हमारे दूसरे गवर्नर थे जो हमारे 1509 से 1505 तक थे, 1515 तक थे। तो 1509 में हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारतीय पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर बनाया गया था। उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने व्यापार पर ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्रीय अधिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया था। फिर गोवा पर विजय की बात करें तो 1510 में अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय, इसकी सहायता से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा जीत लिया था। गोवा क्या पुर्तगाली साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था बाद में। फिर आते हैं हमारे शासक गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा। उनकी बात करें तो 1530 में नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा में ट्रांसफर या स्थानांतरित कर लिया था, जिससे क्या है? गोवा पुर्तगाली सत्ता का मुख्य केंद्र बन जाता है। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में, हमने देख लिया। तो अब पुर्तगाली साम्राज्य की विशेषताओं की बात करें, इन्होंने क्या की? नीले समुद्र की नीति का पालन किया था। तो यह क्या अल्मेडा के द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। पुर्तगाली क्या स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। फिर बात करें कार्टेज सिस्टम की, तो पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापारिक गतिविधियों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक लाइसेंसिंग व्यवस्था की शुरुआत की थी। मतलब किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज को, जो भी गैर पुर्तगाली जहाज है, वो यदि हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए आता है तो उसे पुर्तगालियों को कार्टेज प्राप्त करना पड़ता था। पुर्तगाली से क्या? कार्टेज, जिसे पास या लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे मुगल बादशाह अकबर भी खंबात की खाड़ी, जिसे कैम्बे है, उसको देखने और व्यापार करने के लिए पुर्तगाली से ये लाइसेंस लिया था उन्होंने। जब हमारे अकबर आए थे कैम्बे की खाड़ी को देखने के लिए और छोटा मोटा व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्हें भी उनसे पास लेना पड़ा था, ये लाइसेंस लेना पड़ा था। अकबर ने पहली बार खंबात की खाड़ी का समुद्र ही देखा था। फिर अल्मेडा काफिला व्यवस्था की बात करें, आर्मेडा काफिला व्यवस्था की बात करें तो पुर्तगाली समुद्री डकैती से सुरक्षा प्रदान करने के बहाने क्या करते थे? व्यापारिक जहाजों को सैन्य सहायता, मतलब काफिले के रूप में उपलब्ध रहते, वो काफिले उपलब्ध करवाया करते थे। मतलब कि जो भी पुर्तगाली क्या करते थे? समुद्री डकैती होती थी तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के बहाने से क्या है? व्यापारिक जहाजों को सैन्य सहायता उपलब्ध किया करते थे और उसके बदले में वो क्या? पैसा वसूल किया करते थे। जहाज निर्माण की बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाजों का निर्माण करना प्रारंभ किया था, जिससे हमारे समुद्री व्यापार और परिवहन में दक्षता बढ़ती है। फिर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 1556 ईस्वी में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस या फिर छापाखाना लगाया गया था। फिर फसलों का परिचय की बात करें तो पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने भारत में मक्का और तंबाकू जैसी जो नई फसलें थी उनकी खेती करनी शुरू कर दी थी। बाद में हमारे मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के कारण इसको बंद कर दिया था। स्थापत्य कला और गौथिक कला की बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में गौथिक कला की जो स्थापत्य कला है इसका परिचय दिया था। खासकर देखें तो गोवा और दीव में चर्चों के निर्माण में ये चीजें दिखाई देती है। बात करें हमारे गौथिक कला की, तो गौथिक कला में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसकी बात करें तो गौथिक कला में हमारे ऊंची छतें होती है, नुकीले मेहराब होते हैं, सुंदर अलंकरण होता है, इमारत के नजदीक क्या होता है? एक उद्यान होता है। ये हमारे गौथिक कला की कुछ विशेषताएं हैं। फिर बात करें डचों की, ये हमारे 1602 में हमारे डच आए थे। डचों की बात करें तो डच जो हमारे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के आने के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय थे हमारे कौन? डच। पहले ही डच यात्री की बात करें तो 1596 में पहला डच यात्री था कार्नेलियन डे हस्तमान। ये भारत आने वाला पहला डच यात्री था। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जो 1602 में आती है, तो 1602 में डचों के द्वारा भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। ये विश्व की पहली कैसी कंपनी थी? संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। पहली फैक्ट्री की बात करें तो 1605 में डचों ने क्या किया? आंध्र प्रदेश में क्या एक मसूलीपट्टनम नाम की जगह है, वहां पे अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
यह क्या पूर्वी तट पर स्थापित होने वाली पहली विदेशी फैक्ट्री थी। जो हमारी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश है, वहां पे स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री यही है। अन्य फैक्ट्रियों की बात करें तो 1653 में उन्होंने चिंसुरा बंगाल में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या हमारे डच थे तो इन्होंने क्या किया, चिंसुरा बंगाल में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर बेदरा के युद्ध की बात करें 1759 में, तो 25 नवंबर 1759 को अंग्रेजों और डचों के बीच में क्या बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, डचों को लास्ट युद्ध था जिसमें हरा के बाहर भेज दिया था। फिर प्रभाव में कमी की बात करें तो बेदरा के युद्ध में हारने के बाद डचों ने क्या किया, भारत से अपना पूरा ध्यान हटा लिया और इंडोनेशिया पर, जो इंडोनेशिया देश है, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, जहां से वे क्या मसालों के व्यापार में अधिक सफल साबित होते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन, यूरोपीय यात्री, ये थे हमारे अंग्रेज, जिन्हें ब्रिटिश भी कहते हैं। तो इनकी बात करें तो अंग्रेज क्या है, व्यापारिक और राजनीतिक रूप से भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली यूरोपीय शक्ति साबित हुए थे। पहले अंग्रेजी यात्री की बात करें तो 1599 में पहला अंग्रेजी यात्री था हमारा जॉन मिडैन हॉल, जो भारत आता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जो हमारे 1600 के अंदर, तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा अंग्रेजों द्वारा क्या है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी की बात करें, कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, तो कंपनी का वास्तविक नाम द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये हमारी कंपनी का नाम था, वास्तविक नाम, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम से जाना जाता है। अन्य नामों की बात करें तो यह कंपनी का मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, जॉन कंपनी या बहादुर कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। व्यापारिक अधिकार की बात करें, एक अधिकार की, तो इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने कंपनी को 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एक अधिकार दिया था। प्रारंभिक अंग्रेजी दूत और हमारे व्यापारिक रियायतों की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस जो हमारे 1608 में आए थे, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लैंड के राजा जेम्स दूत का राजदूत बन के भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस क्या है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के भारत आया था। 1609 में वह क्या मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में मिला था। इनसे मुगल बादशाह जहांगीर से क्या आगरा में मिलता है। कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा का ज्ञान था, जिससे उसने क्या किया, जहांगीर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। जहांगीर ने उसे क्या 400 का मनसब, मतलब मुगल सैन्य पद होता है एक मनसब नाम का, तो वह 400 का मनसब दिया था जहांगीर को। लेकिन वह क्या व्यापार की रियायतें, जैसे हमारे सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति जैसी चीजें प्राप्त करने में असफल रहा था, मतलब व्यापारिक रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया। फिर आते हैं सर टॉमस रो, उसकी उनकी बात करें तो 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था, जो भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज राजदूत था। 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी और व्यापारी रियायतें प्राप्त करने में वो सफल रहता है। हालांकि वास्तव में ये रियायतें गुजरात के उस समय के जो गवर्नर थे खुर्रम, उन्होंने दी थी, जिनका बाद में नाम पड़ता है हमारे क्या शाहजहां, तो उन्होंने ये व्यापारिक रियायतें दी थी। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की फैक्ट्रियां और नगर की जो उन्होंने स्थापित किए थे। जैसे हमारे अस्थायी फैक्ट्री की बात करें 1611 में, तो 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये पूरी तट पर स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री थी, लेकिन ये फैक्ट्री कैसी थी, अस्थायी रूप से बनाई गई थी। पहली स्थायी फैक्ट्री की बात करें 1613 में, तो 1613 ईस्वी में सूरत गुजरात में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री या फिर कारखाने की स्थापना की गई थी। फिर मद्रास की स्थापना की बात करें 1639 में, अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई नामक एक गांव खरीदा, वहां 1639 ईस्वी में मद्रास की स्थापना की। और मद्रास का वास्तविक संस्थापक कौन था हमारा, ये फ्रांसिस डे। आप याद रखेंगे मद्रास का वास्तविक संस्थापक कौन था हमारा, फ्रांसिस डे। बात करें बॉम्बे के अधिकरण की 1661 से 1668 में, तो 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे होती है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाती है। इंग्लैंड के राजकुमार जो हमारे चार्ल्स द्वितीय थे, इनकी शादी किससे हो जाती है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बॉम्बे मतलब मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। बात करें 1668 की, तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए या लीज पर दे दिया था। बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे का संस्थापक कौन था, हमारा गेराल्ड आंगियार था, जिसने क्या किया 1668 में बॉम्बे की स्थापना की थी और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाया था। किसने, ये हमारे गेराल्ड आंगियार थे। फिर कलकत्ता की स्थापना करें 1698 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांव 12,000 रुपए में खरीदे थे। बंगाल में क्या किया था, सुतानाती
और हमारे कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गाँव थे। 12,000 रुपए में खरीदे थे किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और वहीं पर हमारे क्या है फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया गया था। कलकत्ता के संस्थापक की बात करें तो जॉब चॉरनॉक थे, जिसने क्या किया 1698 में कलकत्ता की स्थापना की थी। फिर फर्रुख हसी के परिणाम फरमान की बात करें, जो फर्रुख हसी थे हमारे मुगल बादशाह, तो उन्होंने 1717 में एक मुगल फरमान जारी किया था। फरमान की बात करें तो 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल मुगल बादशाह फर्रुख हसी से मिलने जाता है। फर्रुख हसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी महत्वपूर्ण व्यापारिक रियायतें दी थी, जिन्हें क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करें हमारी रियायतों की, तो रियायतों में उन्हें क्या क्या मिला था? 3,000 रुपए के वार्षिक भुगतान पे बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी। 3,000 के वार्षिक भुगतान पे क्या है? बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी। 10,000 रुपए के वार्षिक भुगतान पे सूरत बंदरगाह से मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी। और अंग्रेजों के बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई थी। चौथी की बात करें छूट की, तो अंग्रेजों को कलकत्ता के आसपास जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी। इतिहासकार ऑर्म ने इस समझौते को क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? कंपनी को भारत में व्यापार और राजनीतिक विस्तार करने के लिए क्या किया? अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए थे। फिर अगले हमारे यूरोपीय यात्री आते हैं, हमारे कौन? डच, जिसे डेनिश भी कहते हैं। 1616 में तो डेनिश जो हमारे डेनमार्क के लोग थे, ये अपेक्षाकृत क्या थे? कम प्रभावशाली यूरोपीय व्यक्ति थे। बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में, तो 1616 में डेनिशों के द्वारा भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। जिन्होंने क्या किया? अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाया? तो डेनिशों का मुख्य केंद्र था श्रीरामपुर, बंगाल में। उन्होंने क्या? ट्रावनकोर जो केरल है वहां पे ट्रेम्बेवार में भी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। किन्होंने? डेनिशों ने। डेनिशों के बारे में आगे बात करें तो भारत से चले गए थे कब? 1853 में। तो 1853 में डेनिशों ने अपना सारा का सारा व्यापार और संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी थी और डेनमार्क वापस चले गए थे, जिससे भारत में उनका अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं फ्रांसीसी 1664 में। तो फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के सबसे प्रबल यूरोपीय प्रतिद्वंदी साबित हुए थे। बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1664 में फ्रांसीसी के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये फ्रेंच नाम है, आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। बात करें स्थापना में शाही भूमिका की, तो यह कंपनी हमारे फ्रांसीसी जो लुई 14 थे, इनके शासनकाल में उनके जो मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्होंने स्थापित की थी। सरकारी नियंत्रण की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी, जो इसे क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग करती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक निजी उद्यम थी, जबकि ये सरकारी थी। सरकारी नियंत्रण के कारण इसमें क्या नौकरशाही ज्यादा थी और निर्णय लेने में काफी ज्यादा देरी होती थी, मतलब लाल पिताशाही ज्यादा रहती थी। पहली फैक्ट्री की बात करें 1668 में, तो 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत गुजरात में पहला कारखाना स्थापित किया था। बात करें दूसरी फैक्ट्री की, तो 1669 में, तो 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम या आंध्र प्रदेश में दूसरा कारखाना स्थापित किया। पुदुचेरी 1673 की बात करें तो 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलिको काली गोंडापुरम के जो राज्यपाल थे शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक गांव खरीदा था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहता? काली कोंडापुरम के जो राज्यपाल थे, कौन? शेर खान लोधी, उनसे हमारे पुडुचेरी नाम गांव खरीदा था 1673 में। फ्रैंको मार्टिन की बात करें, फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी को पांडिचेरी के रूप में विकसित किया था और इसे क्या किया? फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र बना दिया था। फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया? पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। कहा? पांडिचेरी में। अब हम बात करेंगे जो हमारे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की, या फिर जिसे कर्नाटक संघर्ष भी कहते हैं, उसकी बात करें। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक वर्चस्व के लिए 3 प्रमुख युद्ध हुए थे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक वास्तव में तमिलनाडु में एक रियासत थी, जिसकी राजधानी क्या थी? अर्काट थी। यह वर्तमान कर्नाटक नहीं, ये पहले एक कर्नाटक था जो तमिलनाडु की एक रियासत हुआ करती थी, जिसकी राजधानी क्या थी? अर्काट। पहले कर्नाटक युद्ध की बात करें, ये हमारे 1746 से 1748 तक लड़ा गया था। कारण क्या था इस युद्ध का? तो ये युद्ध भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच में सीधे संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि ये यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, इसके लिए ये युद्ध लड़ा गया था। बात करें शुरुआत की, तो अंग्रेजी कप्तान वॉरनेट ने क्या किया? फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों को पकड़ लिया, जिससे क्या युद्ध भड़क जाता है। फ्रांसीसी किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं इसकी? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस में
फ्रांसीसी बेड़े के एडमिरल ला बुर्देनो को बुलाया था। ध्यान रखना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस से फ्रांसीसी जो बेड़े के जो एडमिरल थे ला बुर्द ने उनको बुलाया। फिर उन्होंने क्या किया, मद्रास की घेराबंदी कर दी। तो डुप्ले और ला बुर्दने ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र थे मद्रास, उसको घेर लिया। ला बुर्दने ने क्या किया, हमारे अंग्रेजों से धन लेके मद्रास उन्हें वापस देने का समझौता किया कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें मद्रास वापस दे देंगे। लेकिन डुप्ले इस समझौते से नहीं मान रहा था। डुप्ले की बात करें, डुप्ले ने विजय प्राप्त की कैसे, तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित करके दोबारा से मद्रास पर अधिकार कर लिया। और उस समय मद्रास क्या अंग्रेजों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। युद्ध के अंत की बात करें तो यूरोप में एक्स ला शैपेल जो हमारा जर्मनी है, इसकी संधि हो जाती है। और इस संधि के द्वारा, ये संधि कब होती है, 1748 में। और इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। परिणाम की बात करें तो हमारे अंग्रेजों का को मद्रास वापस दे दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध में हमारे फ्रांसीसियों की सैन्य श्रेष्ठता और डुप्ले की जो रणनीतिक क्षमता थी वो सबके सामने आती है। बात करें दूसरे कर्नाटक युद्ध की, तो 1749 से 1754 तक ये युद्ध लड़ा गया था। कारण की बात करें तो यह युद्ध हमारे भारतीय रियासतों के आंतरिक संघर्षों में यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। मुख्य संघर्ष की बात करें तो कर्नाटक रियासत की बात करें तो अनवरुद्दीन जो जो क्या था, वर्तमान में नवाब था। बात करें वहां का जो नवाब था कर्नाटक का, उसकी बात करें अनवरुद्दीन था। उसके खिलाफ कौन लड़ता है, चंदा साहिब। तो अनवरुद्दीन का बहनोई और नवाब पद का दावेदार कौन था, हमारे चंदा साहब। तो हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि हमारा डुप्ले जो फ्रांसिस थे, इन्होंने चंदा साहिब का साथ दिया था। फिर दक्कन या फिर हैदराबाद रियासत की बात करें तो वहां नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है। तो नासिर जंग कौन थे, हमारे दक्कन के जो हैदराबाद है वहां का निजाम था नासिर जंग। और मुजफ्फर जंग कौन था, नासिर जंग का भतीजा था और खासकर निजाम पद का दावेदार था। अंग्रेजों ने क्या किया, नासिर जंग का साथ दिया। डुप्ले की बात करें फ्रांसीसी, तो उन्होंने मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। फिर अंबूर का युद्ध की बात करें, अंबूर का युद्ध होता हमारे 1749 में। उसकी बात करें तो इसमें डुप्ले, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग एक तरफ आ जाते हैं। जो डुप्ले थे फ्रांसीसी, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग एक तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ कौन होता है, अनवरुद्दीन और अंग्रेज। परिणाम क्या निकलता है इस युद्ध का, तो फ्रांसीसी गठबंधन ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी थी। डुप्ले के साथ ऐसे क्या होता है, चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बनता है। कुछ समय बाद हमारे नासिर जंग भी क्या संघर्ष में मारा जाता है। डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग हैदराबाद मतलब दक्कन का निजाम बन जाता है। बात करें डुप्ले की, तो डुप्ले की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। तो इन सफलताओं के कारण क्या होता है, डुप्ले शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है और ये फ्रांसीसियों का भारत में स्वर्णकाल माना जाता है। सहायक संधि के जनक की बात करें तो मुजफ्फर जंग ने डुप्ले के साथ क्या की, सहायक संधि की थी। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए अपनी एक सेना हैदराबाद में नियुक्त की थी। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र दिया था। और इसी आधार पर क्या डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। हालांकि इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इसको विस्तार किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। तो जनक की बात करें तो डुप्ले था और विस्तार की बात करें तो हमारे वेलेजली ने किया था, जो बड़े स्तर पर किया था। बात करें अंग्रेजों के पलटवार की, तो इस युद्ध में अब तक फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, लेकिन अब तक हमारे रॉबर्ट क्लाइव आए नहीं थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 210 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकाट को घेर लिया था और उसे जीत भी लिया था। इस घटना के ने क्या है, युद्ध का रुख पलट दिया और फ्रांसीसी उसके बाद से हारने लग जाते हैं। बात करें डुप्ले के निष्कासन की, तो फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की नीतियों और भारी खर्चों से असंतुष्ट थी और उसे हटा करके गोडेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर बना के भारत भेजा उन्होंने। बात करें पांडिचेरी की संधि की, जनवरी 1755 में, तो गोडेहू ने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली, जिससे क्या युद्ध समाप्त हो जाता है। परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में अंततः क्या अंग्रेजों की जीत होती है और भारत में उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध की, तो 1756 से 1763 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। युद्ध की बात करें तो यह युद्ध भी क्या भारत में स्थानीय कारणों से नहीं बल्कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में जो चल रहा था 7 वर्षीय युद्ध, इसके विस्तार की वजह से हुआ था। फिर बात करें वांडीवाश का युद्ध, ये हमारे 22 जनवरी 1760 को हुआ था। तो ये युद्ध क्या हमारे तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था। पक्ष की बात करें तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, जबकि हमारे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली और बुस्सी कर रहे थे। नाम है आप याद रखें, लाली और बुस्सी क्या है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम क्या आता है, तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी क्या है निर्णायक रूप से हार जाते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी
हमारे ठीक तरह से युद्ध नहीं लड़ पाएँगे। हमारे अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पे अधिकार कर लिया। अंत की बात करें तो यूरोप में हमारे पेरिस की संधि होती है 1763 में। तो पेरिस की संधि के द्वारा हमारा सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जो हमारे कनाडा के उत्तराधिकार को लेके लड़ा जा रहा था। वह युद्ध समाप्त होता है, जिससे क्या वांडीवाश का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। परिणाम की बात करें तो वांडीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में वस्तुतः समाप्त हो जाता है। इन्हें क्या है अपनी व्यापारिक बस्तियां वापस मिलती है, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने, सैन्य शक्ति रखने की अनुमति नहीं मिलती है। इससे क्या भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का मार्ग प्रशस्त होता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनके बीच के संघर्षों ने क्या किया, भारत के इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे क्या अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और उनके प्रमुख जो गवर्नर थे और उनके विकास के क्रम को देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।